पतंजलि के स्वदेशी अभियान को लेकर के यूँ तो पूरे देश के लोगों में एक उत्सुकता रहती है। अक्सर अलग अलग टीवी चैनलों पर आपने पतंजलि के इस अभियान के बारे में काफ़ी इंटरव्यू देखे हैं। इसके साथ साथ प्रिंट मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत रखता है देश में। उसमें भी चाहे वो हिंदी अखबार हैं, चाहे वो अंग्रेजी के अखबार हैं, अब हमने जो हमारी देश के अलग अलग मातृभाषाओं में, भारत की अलग अलग भाषाओं में जो अखबार छपते हैं, उनमें भी पतंजलि के इस समग्र स्थायी सात्विक अहिंसक सार्वभौमिक विकेंद्रित विकास के संदर्भ में जब बात करनी शुरू की है तो काफ़ी लोगों को इस अभियान के बारे में व्यापकता से जानने का अवसर मिल रहा है। इसी क्रम में आज हमारे साथ में टाइम्स ऑफ इंडिया, जो देश का अंग्रेजी का सबसे बड़ा अखबार है, उसके पत्रकार हमारे भाई अतुल जी हमारे साथ में हैं। वैसे आज से करीब 12 साल पहले भी आप हमसे मिले हैं, लेकिन बहुत अरसे के बाद जो है आज दोबारा मुलाकात हो रही है, तो हमने सोचा कि ये अखबारों की जो मुलाकात होती है, क्योंकि सब लोग अखबार नहीं पढ़ पाते, जो अखबारों के नियमित पाठक हैं, रीडर्स हैं, वो तो पढ़ते ही हैं, तो वो बात अखबारों वाली जो है वो हमारे आस्था के दर्शकों को भी मिले, इसलिए हमने ये संवाद आप तक संप्रेषित करने का भी एक मन बनाया। जी अतुल जी। जी स्वामी जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आपने शुरुआत जो करी थी वो योग सिखाने से की, और अब जो है आपका एक पूरा जिसको कहते हैं कंज्यूमर साम्राज्य बन गया है। तो अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अब योग से फिर भोग की तरफ आ गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, हम आंखों से देखते हैं अतुल भाई, ये भी आंखों का भोग है। भोग क्या है? जो भौतिक चीजों के साथ जुड़ा, जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ जो भी हमारा व्यवहार है, वो हमारे वेदांत में, दर्शनों में, वेदों में, उपनिषदों में भोग की श्रेणी में आता है जी। तो आंखों से देखना ही आंखों का भोग है। जो भी हम खाना खाते हैं वो मुख का भोग है। तो भोग भी सात्विक होना चाहिए जी। भोग मतलब भोजन। तो अब जैसे हम कहते हैं ना, भगवान को भोग लगा दो, तो वो निंदा अर्थ में नहीं होता है। तो हम अपने मासूम बच्चों को भोग लगाते हैं, उनको भोजन करवाते हैं, उनको नूडल खिलाते हैं, उनको चॉकलेट खिलाते हैं, उनको हेल्थ ड्रिंक पिलाते हैं, जूस पिलाते हैं, उनको हम आटा नमक दाल चावल खिलाते हैं। तो ये तो बच्चों को भोग ही तो लगा रहे हैं। भगवान को तो भोग लगाते हैं, तो इंसान के भोग के लिए, अर्थात सात्विक भोग के लिए हम काम कर रहे हैं। भोग भी 3 तरह का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो हम तामसिक भोग नहीं लगाएंगे। जैसे कुछ लोग जो है आजकल बोल देते हैं बाबा बियर लाएंगे, बाबा वाइन लाएंगे, आजकल बाबा विस्की लाएंगे, ऐसे मतलब कुछ लोग मजाक करते रहते हैं। खैर, तो हमारे शास्त्र में लिखा, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का और ईशोपनिषद का पहला ही मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य सिद्धनम। त्याग पूर्वक भोग करो जी। और लालच अपने मन में मत रखो। तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य सिद्धनम। और ये मान कर के करो कि इस सृष्टि का मूल नियंता भगवान है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। तो इसी भाव से हम भोग के लिए नहीं, मीन्स अपनी समृद्धि के लिए नहीं, सेवा के लिए इस काम को कर रहे हैं। क्योंकि हमने ये संकल्प किया, ये शायद वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है पतंजलि आयुर्वेद जिसने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है कि पतंजलि का प्रॉफिट किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं होगा। ये प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, ट्रस्टीशिप के आधार पर हम लोग इस काम को करेंगे और कर रहे हैं। अर्थात आचार्य भाषण जी यद्यपि 97% के शेयर होल्डर हैं, क्योंकि वो लीगल रिक्वायरमेंट है। कोई आपको कंपनी चलानी है तो कंपनी के लॉ बने हुए हैं कि उसमें जो शेयर होल्डिंग है वो आपको जो है किसी को डेडिकेट तो करना ही पड़ेगा ना जी। हाँ। सार्वजनिक रूप से भी घोषणा की और हमने ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि जो भी पतंजलि का प्रॉफिट होगा उससे किसी को भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। अच्छा। और ये डिविडेंड जाता ही नहीं है। अब मतलब पिछले साल जो है ये कार्य पूरा हो चुका था। पतंजलि का लोन जो डेट था वो पूरा कर दिया था, क्योंकि बैंकों से कर्ज लेकर के हमने शुरू किया था।
ये भी पहला इतिहास है कि कर्ज लेकर के सेवा की हमने, करीब 500 करोड़ रुपए का हमने कर्ज लिया, वो वापस चुकाया। अब आगे जो भी काम होगा वो तो अब एक साइकिल बन गया है, तो अब जो भी इसमें प्रॉफिट आएगा वो सारा चैरिटी के लिए लगेगा, कुछ थोड़ा बहुत इसके आगे के विकास के लिए लगेगा, अनुसंधान के लिए लगेगा, लेकिन 1 रुपए भी श्रद्धेय आचार्य भाषण जी न तनख्वाह लेते हैं न इसके प्रॉफिट से कोई डिविडेंड लेते हैं। तो ये विशुद्ध रूप से ये सात्विक सेवा का काम है। आप भोग कहें तो सात्विक भोग का काम है। 8 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और करीब 50 इसके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लगेंगे अलग अलग जगह। कुछ जो है इससे हम जो ग्रामोद्योग है, जो कुटीर उद्योग है, उसको भी इसके साथ जोड़ रहे हैं हम आगे। माने 3 तरह के हमारे आगे के प्रोजेक्ट्स होंगे। एक तो मेगा यूनिट्स होंगी, एक इसकी छोटी इकाइयां होंगी, एक इसकी जो है लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के इसके साथ हम जोड़ करके इसको बहुत बड़ा स्वरूप देंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा तो नागपुर में हो रहा अभी जी, उसके बाद मध्य प्रदेश में, इंदौर में संभावना है। वैसे इंदौर की तो जमीन हो ही गई है, और फिर इधर उत्तर प्रदेश में नोएडा और झांसी में आगे बड़ी इकाई लगाने का हमारा चल रहा है प्रोसेस। असम के अंदर गुवाहाटी, इधर जम्मू कश्मीर में जम्मू, और उधर आंध्र प्रदेश में नाइडुपेटा। ये 8 तो बड़ी इकाइयां मैंने आपको बताई। ऐसी फिर छोटी इकाइयां इसकी होंगी, और मैंने कहा लघु उद्योग और ग्रामोद्योग जो है बहुत एक बड़ी श्रृंखला है हमारे यहाँ पर देसी इकाइयों की, हम उसको सबल करेंगे। तो इसमें कुछ पैसा थोड़ा बहुत विस्तार में लगेगा, बाकी उसको धीरे धीरे चुकाते रहेंगे। बाकी सारा प्रॉफिट चैरिटी के लिए, और उसमें भी 80% जो प्रॉफिट है वो एजुकेशन के लिए। अच्छा स्वामी जी, आपने अभी एक ये भी अनाउंसमेंट करी थी कि एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आप हार्वर्ड स्केल की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो सपना तो उससे भी बड़ा है हमारा, लेकिन पहले तो हम वहां तक तो पहुंचे जी। तो उसके बारे में क्या रूपरेखा कुछ तैयार हुई है, उसका क्या आगे का रोड मैप क्या बना है? रोड मैप ये है कि हमने कहा कि हम 4 कामों पर फोकस कर रहे हैं। योग से सबको स्वास्थ्य मिले और एक सात्विक विचार मिले। आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से जो बीमार हैं उनको उपचार मिले, उसके ऊपर अनुसंधान का भी बहुत बड़ा हमने इंस्टीट्यूट बनाया है। तीसरा, वैदिक आध्यात्मिक शिक्षा और संस्कार तथा आधुनिकतम श्रेष्ठतम आधुनिक शिक्षा, उसके द्वारा इस देश के युवाओं का चरित्र निर्माण हम कर सकें। और उस सारे कार्यों को शक्ति देने के लिए कोई तो स्रोत चाहिए, उसके लिए ये स्वदेशी से स्वावलंबन का काम, कि सारे कार्यों को हमें स्वावलंबन के साथ करना, आत्मनिर्भरता के साथ करना। हमें गवर्नमेंट से तो कोई बजट लेना नहीं, और यदि हमें हजारों करोड़ रुपए की सेवा के काम करने हैं तो इस हिंदुस्तान में सामान्य लोग तो दान दे देते हैं, इस देश के जो बड़े अमीर लोग हैं ना वो महाकंजूस हैं। तो इसलिए उनसे अपेक्षा हमें रही नहीं, तो बड़े काम करने तो आधार कहाँ से मिलेगा? तो ये स्वदेशी का काम हमने चुना उसके लिए। तो ये जो विश्वविद्यालय वाला जो कार्य है ये भी हमारा, वैसे तो हर एक जिले में एक आचार्य कॉलम खुले, ये हमारी एक व्यापक संकल्पना है, और वैदिक एजुकेशन बोर्ड के लिए हम पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है 1-2 महीने में ये वैदिक एजुकेशन बोर्ड बन जाएगा, ऐसे हमें आशा है। आचार्य कुलम के जो स्कूल होंगे ये वर्ल्ड क्लास होंगे, माने दुनिया में कोई श्रेष्ठतम शिक्षा का केंद्र हो सकता है तो आचार्य कुलम होगा 12वीं तक के लिए। फिर यूनिवर्सिटियों में हम लोग पिछड़ जाते हैं। दुनिया की 100 बड़ी यूनिवर्सिटियों में एक भी यूनिवर्सिटी भारत की नहीं है, विश्व की 100 बड़ी यूनिवर्सिटियों में हम पहले 100 में लाएंगे इस विश्वविद्यालय को। जो भी उसका आगे नाम सोचा जाएगा, कुछ ऐसा नाम चल रहा है तो वैदिक यूनिवर्सिटी नाम रखेंगे, या उसका आर्यावर्त कुछ नाम रखेंगे। जो भी इसका कुछ ऐसे आइडियल कुछ नाम होगा, तो इस वैदिक यूनिवर्सिटी या आर्यावर्त यूनिवर्सिटी में जो है हम वर्ल्ड क्लास की तो सारी फैकल्टी रखेंगे। न्यू नॉलेज, न्यू वर्ल्ड से कनेक्टिविटी, न्यू स्किल्स, न्यू साइंस, न्यू टेक्नोलॉजी, सब कुछ होगा, और साथ में उसमें वैदिक एजुकेशन होगी। ये खास बात है। अच्छा, कुछ विश्वविद्यालय और भी अच्छा कर रहे हैं जी। लेकिन ये दोनों अर्थों में माने विश्व स्तरीय होगा। एक तो इसका विस्तार भी व्यापक होगा, और दूसरा इसकी सारी फैकल्टी भी ऐसी होंगी जो इनका स्किल है वो वर्ल्ड क्लास का होगा।
तो अभी जैसे जो कुछ बिजनेस एनालिस्ट ने ये ऐसा प्रिडिक्ट किया है कि आपका जो है 20,000 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा 2020 तक आते आते। उसमें टोटल जो है आपका कितना अभी जो है इन्वेस्टमेंट है और कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका टर्नओवर हो जाएगा अगले कुछ 3-4 सालों में? देखिए 2020 में तो अभी 16, 17, 18, 19, 4 साल है। जी जी जी। इन 4 सालों में तो अभी हम जो ये मैंने आपको 8 बड़ी मेगा यूनिट्स बताई, हाँ हाँ, इन्हीं में हमारा 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन कैपेसिटी का प्लान तो अभी 2 साल का है। 8 में जो 8 यूनिट्स हैं इन्हीं में। अच्छा। बाकी जो हमारी छोटी छोटी इकाइयां जुड़ेंगी इसके साथ, जो मैंने कहा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ग्रामोद्योग इसके साथ जुड़ेंगे, हाँ। तो इसका स्केल आप क्या होगा, मतलब उसको थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। हम अभी बोलेंगे तो थोड़ा लोगों को मतलब जो है विश्वास नहीं हो पाएगा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये इस देश में अपरिमित संभावना है। भारत का सामर्थ्य अभी तक विदेशी लोगों ने पहचाना ही नहीं, और अपने देश के लोग जो अपने देश के बारे में शायद कुछ लोग हैं जो व्यापकता से सोच पा रहे हैं। अपने देश का अपरिमित सामर्थ्य है और इसमें विदेशी कंपनियां चारों तरफ से पैठ बना रही हैं। तो हमने कहा भाई, जब देश हमारा, देशवासी हमारे, पैसा भी हमारा, जो प्रोडक्शन इकाइयों में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, वो सब हमारे, दुकानदार हमारे, ग्राहक हमारे, सब कुछ हमारा, तो पैसा विदेशी लोग क्यों लूट के लेके जाए भैया? ब्रांड में हमको कम है क्या? तो मैंने कहा पतंजलि, अब आज इस देश के अंदर पतंजलि जो ब्रांड है उसकी जो वैल्यू है वो यूनिलीवर से ज्यादा हो गई है। पतंजलि ब्रांड की जो वैल्यू है, उसका जो भरोसा है, ट्रस्ट है। देखो ट्रस्ट से बनता है ब्रांड। पतंजलि ब्रांड का ट्रस्ट है, चाहे वो फूड है या कॉस्मेटिक है या मेडिसिन है, किसी भी एमएनसी से ज्यादा है। और किसी एमएनसी का भरोसा किसी एक तरफ होता है। जैसे यूनिलीवर है तो उसका जो भरोसा है ना वो थोड़ा सा है होम केयर में और थोड़ा कॉस्मेटिक्स में। पूरे वर्ल्ड में शायद वो फूड के नाम से जानी जाती है, हाँ। लेकिन यहाँ उसका फूड फेल है। ऐसी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो केवल कॉस्मेटिक, जैसे पीएनजी आदि, केवल कॉस्मेटिक के बारे में अपनी उनकी पहचान है। कोलगेट है, खाली टूथपेस्ट के बारे में उसकी पहचान है, एक सेगमेंट में। और पतंजलि का आप सेगमेंट देखो, पोर्टफोलियो जिसको बोलते हैं, अब यहाँ पोर्टफोलियो देखो तो इतना बड़ा है। माने यहाँ नेचुरल बेवरेजेस, नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक, होम केयर, ये 4 तो बड़े सेक्टर हो गए। 5वां डेयरी, 6ठा जो है हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये 6 हमारे इतने बड़े वर्टिकल्स हैं। इसको आप यदि उसका मूल्यांकन करें तो फूड का कितना बड़ा बाजार है भारत में। तो इसमें स्वामी मैं आपको एक बात वैसे बोल रहा हूँ कि पतंजलि कितना बड़ा होगा, इसको जो अर्थ ज्योतिषी है, जी अर्थ ज्योतिषी कहेंगे उनको, अर्थशास्त्र के जो ज्योतिषी है वो अनुमान लगाते हैं। अनुमान तो इधर ज्योतिषी वाले भी ये तो काम करते हैं। तो ये जो आर्थिक ज्योतिषी हैं, ये अभी कुछ बातों को सोच नहीं पा रहे हैं कि पतंजलि की कितनी बड़ी ताकत है, कितना बड़ा भरोसा। देखो कोई भी ब्रांड जो है वो देश के लोग बनाते, देश के लोगों में पतंजलि का इतना बड़ा ट्रस्ट हो गया है। मैं आपको 5-7 ब्रांड्स की बात करता हूँ। आंवला एलोवेरा जूस हमारी 200 टन डेली की डिमांड है इस समय। 200 टन आंवला, 200 टन एलोवेरा। इस समय हमारे पावर वीटा की डिमांड 100 टन है, इस समय ही है। आगे प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ आपको, मैंने पतंजलि की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस समय हमारे करीब 3000 टन आटे की डेली डिमांड है। उसको फुलफिल करने में हमें 1 साल लगेगा। 3000 टन आटा, 3000 टन बिस्किट डेली की डिमांड है हमें। हमारा यदि हम ठीक से फुलफिल कर पाए तो 3000 लीटर एडिबल ऑयल की डिमांड है। और बाकी जो हमारे अब कॉस्मेटिक की आप देखो, और जो है जो होम केयर उसकी देखो आप, हमारे इस समय हमारे वॉशिंग पाउडर की 1000 टन की डिमांड है। हमारा जो वो उसमें हम आधा ही फुलफिल कर पा रहे हैं, और जब अगला हम पहुंचेंगे उस समय और डबल हो जाएगी। हमारा डिशवाश बार है जो हमने राख, नींबू और जो है नमक से बनाया। अब अभी तक आपने उसका विज्ञापन, अभी कैंपेन शुरू किया है, 1000 टन तो इस समय डिमांड है। अब विज्ञापन करने के बाद क्या होगा आप सोचिए जरा। उसके आधार पर हम प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे टूथपेस्ट की हमने इस समय हम 25 लाख ट्यूब बना रहे हैं।
ये जो लोग आते हैं ना, पतंजलि ने 4% मार्केट शेयर कर लिया, मैंने कर ले दो इनको। जो भी ये जो आंकड़े हैं ना इनके ऐसे होते हैं जैसे चुनाव के समय करते हैं ना, इस पार्टी को इतने % वोट मिलेंगे, और जिसका कई बार दिखाते हैं वो हार जाता है, जो हारता वो दिखाते हैं उसको जीत जाता है। तो हमने कहा जितना ये कम बताए उतना ही अच्छा है, चलो हमको शांति रहेगी। क्या है, लोग फिर ना ज्यादा दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन हम आपको हकीकत ये बता रहे हैं कि इस समय 25 लाख दंत कांति की ट्यूब हम बना रहे हैं, 50 लाख का हमने तैयारी कर रखी है। अच्छा स्वामी, ये मैं जानना चाह रहा था क्योंकि अब जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप बहुत सारे बिजनेसेस में आना चाह रहे हैं और कोई बिजनेस में नहीं आ रहे, जो जैसे कंज्यूमर गुड्स की अगर बात तो हम तो पहले से ही हैं। तो उसमें आप क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे कि कंसिस्टेंट रहे वो क्वालिटी? मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक गृहिणी अपने घर में यदि दाल रोटी बनाती है तो वो 2 आदमियों के लिए, 4 आदमियों के लिए बनाती है। यदि इसका घर का सिस्टम अच्छा नहीं है तो 2 आदमियों को भी खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकता है। घर में साफ सफाई नहीं रखा उसने जी, कोई शलीकी से अपनी रसोई को सजा के नहीं रखा उसने जी, तो जो है पति पत्नी का 2 बच्चों का भोजन बना रही है, उसमें उनको भी फूड पॉइजनिंग कर सकती है। और एक घर में 10,000 लोगों की पार्टी हो रही है, तब भी जो है साफ सफाई के साथ भोजन बनाया जा रहा है, तो सब लोग खा के जा रहे हैं, सब बिल्कुल स्वस्थ है। तो हमने रॉ मटेरियल से लेकर के, उसके प्रोसेसिंग से लेकर के, सप्लाई चेन से लेकर के, जो उपयोग करने वाला जिसको उपभोक्ता कहते हैं, वैसे हम उपभोक्तावादी संस्कृति को नहीं मानते, हम तो पूरे देश को अपना परिवार मान करके उनके लिए बनाते हैं। हम वही बनाते हैं जो हम खुद खा सकते हैं, खुद प्रयोग कर सकते हैं। खैर, तो हमने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है पहले भी, और अब तो उससे भी एडवांस बना रहे हैं। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की लैब। हमारे पास में 200 साइंटिस्ट हैं, 200 साइंटिस्ट हैं इस समय, और एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का पूरा प्रोसीजर हमने शुरू कर दिया है। हमारी देश की यदि 4-5 बड़ी लैब हैं, तो हमारी जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की लैब आप देखिए, और हमारी जो पतंजलि की सेंट्रल लैब वो देखिए, ये तो अभी तक हमारी बनी हुई। करीब 10 हमारी छोटी लैब हैं, 2 हमारी बड़ी लैब हैं, और ये वर्ल्ड क्लास की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, फिर उसके बाद में जो परचेजिंग है, हमारी परचेजिंग में पतंजलि में 1 रुपए का भी कोई जो है घोटाला नहीं होता है। जैसे गवर्नमेंट में बड़े भ्रष्टाचार होते हैं ना, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में भी जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है सबसे ज्यादा भ्रष्ट होता है क्योंकि वो 2 से 4% तो ऐसे बिना मांगे दे देते हैं, तो बहुत होता है, दे देते हैं। सब लोग भ्रष्ट हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन होता है वहां पर। लेकिन हमारे यहाँ 1 रुपए का भी परचेजिंग में भ्रष्टाचार नहीं होता है। और जो हमने कहा कि ये कश्मीरी केसर इसमें पड़ेगी, तो ईरानी केसर भी नहीं पड़ सकती, क्योंकि ईरानी और कश्मीरी केसर में 50,000 रुपए का अंतर होता है पर केजी। तो हमने वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास का रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके साथ साथ जिम्मेदार लोगों को तैयार किया है। इन पिछले 20 सालों में हमारे पास में एक विश्वसनीय लोगों की एक बहुत बड़ी फौज है। तो हम चाहे 2 टन बनाए या 100 टन बनाए, हम 2 टन बनाते थे पहले टमाटो केचप, अब 100 टन बनाने लग गए, लेकिन क्वालिटी तो वही है ना। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं उनको हम पूरा फॉलो करते हैं, इसलिए प्रश्न कोई नहीं आएगा। तो क्वालिटी कंट्रोल के बारे में किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो जिम्मेदारी हम लेते हैं। आप देखो, कोई ब्रांड एम्बेसडर जिम्मेदारी लेता है क्या? आप किसी भी एमएनसी ब्रांड को देखो, कोई उसके पीछे आपको कोई जिम्मेदार व्यक्ति खड़ा नजर आता है? खाली नाम जानते हैं आप, ये लक्स है, ये लाइफबॉय है, ये डोव है, ये कोका कोला है, ये पेप्सी है, ये कोलगेट है, ये पीएनजी है, ये मतलब आपको नाम सुनाई देते हैं। इनके पीछे आदमी कौन है? कुछ हो जाएगा तो आप किससे पूछने जाओगे इसके माई बाप कौन है? इनके माई बाप कोई नहीं। खास बात में एक बुरी बात लगेगी, मतलब उन विदेशी कंपनियों को, लेकिन इनका कोई, इन कंपनियों में ना तो कोई देश होता है। यदि भी किसी देश से कंपनियां स्टार्ट हुई, लेकिन उस देश के लिए भी कोई भलाई का काम नहीं करती है। न इन कंपनियों का कोई देश है, न इन कंपनियों के पीछे कोई चरित्रवान व्यक्ति है, जो कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है कोई, न इनकी कोई सामाजिक सरोकार है। सीएसआर फंड 2% होता है, उसमें भी हेरा फेरी कर देती है। फिर इनके पीछे कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अब क्या आइडियोलॉजी इनकी बताओ, क्या प्रिंसिपल्स हैं इनके बताओ। तो ये पतंजलि और इसमें एक रात जमीन आसमान का अंतर है। तो हम लोग विश्वसनीयता के प्रश्न से लेकर के जवाबदेही खुद लेते हैं। आज सबसे बड़ी चीज है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो 100% हमारे हैं, हम लेते हैं उसे अपने ऊपर लेते हैं। यही आपका मतलब जो है सफलता का राज भी है।
अब देखिए क्या क्या आप कहेंगे, आपको सफलता का राज क्या है? देखिए, एक तो मैंने कहा इन विदेशी कंपनियों के पास ये कुछ नहीं है जो मैंने कहा, जी, तो वहाँ वो अब बेचारे पिछड़ जाते हैं, उनकी बोर्ड रूम में चर्चा होती है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आप किसी से पूछ के देख लो, एमएनसी वाले भी आपके समझ में आते हैं, वो भी कहते हो कि हमारा इंटरव्यू ले लो आप तो हम तो बहुत आपको प्रेम से कुछ बातें बता रहे हैं, आप उनसे पूछ के देखिए आपके बोर्ड रूम में क्या चर्चा होती है। वो कहते हैं हम जो है कुछ साइंटिस्ट भी ले आएंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लेंगे, पैकेजिंग भी कर लेंगे, हैं चमक धमक वाली, टीवी पर ऐड भी, उसमें भी पैसा फूक देंगे। अब पतंजलि से 10 गुना ज्यादा विज्ञापन करते हैं। यूनिलीवर का आप देखो तो उनका करीब विज्ञापन का बजट जो है 3-4 हज़ार करोड़ 3-4 हज़ार करोड़ का है। हम तो 300 करोड़ में भी नहीं पहुंचे। मतलब लोग अच्छा हमने क्या, हम सस्ती प्रॉपर्टी खरीदते हैं मतलब विज्ञापन की भी, और वो लोगों को तो नहीं पता। अब हमने एक तरकीब अपना रखी है और वो हम वो उसमें हम कामयाब हैं। हम सस्ती प्रॉपर्टी लेते हैं, ज्यादा दिखती है, लोगों को लगता है पतंजलि तो छा गए चारों तरफ। ठीक है, हमारे कब थोड़े में उनके 3000 करोड़ और हमारे 300 करोड़ दोनों बराबर काम कर रहे हैं। अब वो अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं क्योंकि ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के आए ना, हम गांव के स्कूल से पढ़ के आए तो वो अपने ज्यादा पैसा फूक करके राजी है तो होने दो, लेकिन उनकी उसकी चर्चा अंत में आकर के यहाँ से बढ़ जाती है। बोले भाई करें क्या, हम 10 करोड़ 20 करोड़ देकर के कोई सेलिब्रिटी लेते हैं, उसको असाइन करते हैं ना, वो इंडोर्स प्रोडक्ट को इंडोर्स करना कहते हैं। तो प्रोडक्ट को इंडोर्स करने के लिए वो 5-10 करोड़ रुपए किसी सेलिब्रिटी को देते हैं, कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए फिल्म बनाने में लगाते हैं। हमारी फिल्म जो है हम खड़े होते हैं और 2 शब्द बोल देते हैं, फिल्म बन गई। और उनकी फिल्म में जो है बहुत हौसले होते हैं, तो उनका एक फिल्म बनाने में ही 5 से 10 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। फिर उसको वो प्राइम टाइम पर दिखाते हैं, ये टाइम पर दिखाते हैं, बड़े बड़े शो खरीदते हैं। हमारे तो छोटे छोटे से काम हो जाता है। फिर सबसे बड़ी बात उनके यहाँ ही आती है, बोले भाई ये सारी चीजें तो हम कर लेंगे, ये तो पतंजलि से हम बढ़िया कर रहे हैं और कर भी रहे हो, बढ़िया फिल्म बना रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं है, जो काम अच्छा कर रहे हैं वो अच्छी बात है। लेकिन बोले बाबा रामदेव कहाँ से लाए वो तो चीज नहीं बुला सकते। वो बाबा रामदेव कहाँ से लाए, एक बात। दूसरा, उनके पास वो क्या करे बेचारे, चलाने वाले तो उसके भारतीय हैं, लेकिन उनके पास कोई फिलोसफी नहीं है। हमारे पास एक फिलोसफी है, हमारे पास एक आइडियोलॉजी है, और हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो उनकी सीईओ को रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना आकर के, वो कहते ना देखो हम कंपनी को जला सकते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी हम भी नहीं लेते। कंपनी भोगेगी, कोई केस खास भी हो गया तो ये पीछे हुआ जॉनसन के ऊपर केस हुआ, कितना पता नहीं कितना बिलियन, मान कितने करोड़, कितने सैकड़ों करोड़ रुपए, 400 करोड़ या कितने 4000 करोड़ कितना देकर के उनका पिंड छूटा। मैं आपको बात ही कहना चाह रहा हूं कि इन कंपनियों के पास में वो नहीं है जो पतंजलि के पास है। तो यही पतंजलि की ताकत और ये भरोसा है लोगों को। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हिंदुस्तान में लोग बोलते थे यहां कोई हिंदुस्तानी ब्रांड बड़ा नहीं हो सकता। आज हमने हिंदुस्तान में तो पतंजलि को इनसे बड़ा कर ही दिया है, कल को हम दुनिया में भी पतंजलि को इन एमएनसी से बड़ा करेंगे। लेकिन उसके पीछे वापस में कह रहा हूं, मकसद ये नहीं है कि कुछ पाना है। पहले लोग बोलते थे सन्यासी हो गया, बोले किसी के काम का नहीं। मगर सन्यासी सबके काम का होता है, स्वार्थी आदमी किसी के काम का नहीं होता। हमने सन्यास की परिभाषा बदली है, स्वदेशी की परिभाषा बदली है। माने हमने एक नया बाजार, नया आधार, नई दृष्टि, नई सोच पैदा की है। हमने कहा भाई हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सबके लिए सब कुछ करेंगे। सब कुछ जो अच्छा हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि गलत काम करेंगे। माने अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन समष्टि के हित के लिए जो भी हो सकता है हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और ये करते हुए दिक्कत क्या थी, मेरी साधना तो भंग नहीं हो रही। अभी भी मैं 4 से 6 घंटा योग के लिए देता हूँ, 4-5 घंटा मैं पतंजलि आयुर्वेद के लिए देता हूँ, और 4-5 घंटा लोगों से कभी बात करने के लिए देता हूँ। तो मेरा जो है 15-16 घंटा से लेकर के 18 घंटे का एक रूटीन है। मेरा क्या बिगड़ गया इससे? मैं ये कुछ ना करता और पड़ा जो है मैं सोता रहता है, या मैं जो है हिमालय में बैठ के केवल समाधि लगाता रहता। तो सोता रहता तो खाली आराम कर लेता, समाधि लगाता तो खाली अपनी मुक्ति कर लेता। अब मैं स्वयं भी मुक्त भाव से रहता, उन्मुक्त भाव से रहता हूँ, और जो काम कर रहा हूँ उससे लोगों का फायदा हो रहा है ना। 1 लाख से ज्यादा लोगों को हमने डायरेक्ट रोजगार दिया, और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इनडायरेक्ट इससे फायदा हो रहा है। आगे हमारा संकल्प है कि 5 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देना है, और करीब 5 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट फायदा पहुंचाना है। तो एक सन्यासी होकर के यदि इतने लोगों का हम भला कर रहे हैं, चारों तरफ नारे लग रहे हैं गरीबी हटाओ, अरे गरीबी कैसे हटेगी?
कुछ काम करने पड़ेंगे, करना तो पड़ेगा। तो मैं ये करके मैं तो कई बार कहता हूँ, लोग बहुत प्रश्न करते हैं कि आप सन्यासी हो, ये क्यों कर रहे हो? मैंने कहा भाई गलत क्या कर रहा हूँ ये बताओ। बोले नहीं गलत तो नहीं कर रहे हो, लेकिन ये क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ये इसलिए तो कर रहा हूँ, गलत कर नहीं सकता और अच्छा करने से रोक नहीं सकता। गलत तो कर नहीं सकता भाई, भगवान ने ज्ञान दिया है, भगवान ने संवेदनाएं दी है, भगवान ने कर्म करने का, पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य दिया, क्यों ना करूं? गलत काम कर नहीं सकता, अच्छा काम करने से अपने आप को रोक नहीं सकता, तो करना ही तो पड़ेगा ना कुछ तो। कुछ जैसे कहते ना अंदर ताकत तो है, अब वो निकले तो की भाई। तो स्वामी जी, आपने जैसे कहा ना कि आप जैसे यहाँ पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इसमें एक तरफ तो ये है कि उसका जो है बेनिफिट मिल रहा है पतंजलि को, मगर अब दूसरी तरफ ये भी है कि आप जैसे ऐसा कहा जाता है कि आपका वन मैन शो है या आचार्य बालकृष्ण और आपका जो शो है वो चल रहा है, मगर उसके बाद अजय बताओ, अब आप बीजेपी वालों से पूछे कि मोदी जी के बाद क्या? अच्छा, वन मैन शो किसको कहते हैं? एक आदमी की बात यदि कहीं मानी जाती है, आप यहाँ यदि 100 चौधरी हो जाएंगे तो आप कहेंगे आपके यहाँ तो कोई डिसीजन लेने वाले ही नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया। यहाँ डिसीजन यदि आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव ले लेते हैं तो वन मैन शो कहाँ हुआ? ये तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन एग्जीक्यूशन करने वाला एक इंस्टीट्यूशन है। हमारे पास में यहाँ प्रोफेशनल्स यूनिलीवर से, पीएनजी से, कोलगेट से बढ़िया है हमारे पास। प्रोफेशनल्स कम है हमारे पास, साइंटिस्ट अपनी जगह काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स अपनी जगह काम कर रहे हैं। अब हम ऐसी पंचायती तो संस्था हमने बना रखी नहीं रखी कि हर रोज जो है कोई इधर से कुछ बयान दे रहा है, उधर से कुछ बयान दे रहा है, और कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। एक 100% जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास सिस्टम और साथ में स्पिरिचुअलिटी, तो प्रॉस्पेरिटी विद स्पिरिचुअलिटी। तो आजकल तो मैनेजमेंट में भी एक नया शब्द प्रयोग होता है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन को देखना तो कहीं दिखे तो सही, वो पतंजलि है ना, आगे देखो इसमें गलत क्या है? वन मैन शो कहाँ है? और हम अपने पीछे तो करीब सैकड़ों तो हमने तैयार कर दिए हैं, तो जैसे आपकी हमारे योगी और ब्रह्मचारी भी। अब हमारे बात में ये साम्राज्य कोई परिवार थोड़ी चलाएगा। हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस चलते हैं, कैसे चलते हैं? आज भी हिंदुस्तान में सीईओ स्टाइल से कोई हिंदुस्तान की कंपनी ग्रो नहीं करती है। अब देख लो, चाहे आप अडानी देख लो, चाहे अंबानी देख लो, चाहे बजाज देख लो, चाहे फैमिली बिजनेस है, सारे के सारे हैं वो, मतलब शेयर मार्केट में भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन चलाते हैं फैमिली वाले। टाटा से लेकर के, बिरला से लेकर के, अडानी अंबानी से लेकर के, बजाज से लेकर के, हीरो से लेकर के, आप कोई भी देख लो, आप जो है अपने विप्रो के हमारे जो है उससे लेकर के कोई भी बिजनेस देख लो। तो ये अब हमारे यहाँ तो परिवार तो है नहीं, तो फिर ये आगे कैसे चलेगा? ये आपका प्रश्न हो सकता है। आपकी बात क्या? हाँ बिल्कुल वही, यदि वो प्रश्न है, आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ वन मैन शो है। यहाँ जो है कोई पॉलिसी पैरालिसिस भी नहीं है और कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। ये सारा हमारे पास में बहुत बड़ा दर्शन है जिसको हम कहते हैं भगवान का विधान।